नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ये जो आप देख रहे हैं, लाल किला हमारा पूरी तरीके से सज चुका है और दिल्ली तैयार है अब से ठीक 1 घंटे के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों को, जो अभी थोड़ी देर पहले हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे थे, किसी भी विधानसभा चुनाव से कम नहीं आकारा जा रहा है। टक्कर कांटे की है। 3 पार्टियों में बीच में खड़ा मुकाबला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, लेकिन इसके अलावा भी बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, स्वराज इंडिया है, कई पार्टियां हैं और निर्दलीय हैं। कई पार्टियां यहां पर अपनी पूरी साख झोंकने में लगी हुई है, पूरी साख उन पर बनी हुई है, ताकत झोंकने में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहां पर हमारे साथ मौजूद है कपिल, जो कि मौजूद है ईस्ट निजामुद्दीन में। शीला दीक्षित वहां पर आएंगी वोट डालने के लिए। हमारे साथ चिराग गोठी मौजूद है सीलमपुर से, सिविल लाइन से। हमारे साथ आशुतोष मौजूद हैं। बड़े तरोताजा अंदाज में ये पूरी खबरों का सिलसिला आपको लेकर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कपिल से तो बातचीत होती रही है। आशुतोष हमारे साथ हैं और चिराग हमारे साथ है। चिराग, मुझे ये बताइए, सीलमपुर में मौजूद हैं आप। सीलमपुर में अगर वोटिंग के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, सीलमपुर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, तो यहां पर मामला जो होता है काफी एग्रेसिव होता है। इसके अलावा इस जगह की क्या खासियत है, क्या माहौल है और आज अभी इस वक्त क्या हलचल है? देखिए, अभी तकरीबन 1 घंटा बचा है जो पोलिंग शुरू होने में, लेकिन यहाँ की अगर सीट की खासियत की बात करूँ तो यहाँ 15 साल से जो कांग्रेस के एमएलए थे मतीन अहमद, इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के खाते में सीट गई थी विधानसभा इलेक्शन में। और अब जाहिर तौर पर चूंकि एमसीडी इलेक्शन है, तमाम कैंडिडेट्स मौजूद हैं। न सिर्फ आम आदमी पार्टी, चूंकि महिला सीट हो गई सीलमपुर, 4 इसमें वार्ड आते हैं विधानसभा में, जिसमें सीलमपुर, चौहान, बांगर, गौतमपुरी और मौजपुर वार्ड भी आता है। चूंकि मौजपुर वार्ड का इलेक्शन कैंसिल हो गया है बिकॉज उसमें वहां ये बताते हैं कि उनका जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट की डेथ हो गई थी। लेकिन फिलहाल सीलमपुर की अगर बात की जाए तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हमेशा से यहाँ परसेंटेज जो है वोटिंग का ज्यादा होता है। चूंकि आज वेदर भी ठीक है तो यही माना जा रहा है जो परसेंटेज है वो और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर मुस्लिम, यहाँ कई सारे कैंडिडेट्स हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ है, या बीएसपी भी है, और यहाँ जेडीयू भी है, और यहाँ स्वराज इंडिया भी है, तो यहाँ वोट जो है बहुत डिवाइड होगा, ये बात साफ है। और ऐसे में अगर जो मार्जिन होगा जीत का, वो सिर्फ ये माना जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 से 4,000, 5,000 इस तरह से भी मार्जिन आए और जीत का मार्जिन आए। तो जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्प होगा इस सीट को देखना, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। न सिर्फ ये, बल्कि ओखला, जामिया, तमाम जगहों पर जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में यहाँ पर पोलिंग जो है 70% के आसपास रहती है। और चूंकि वेदर जैसे मैंने बताया ठीक है, तो यही उम्मीद की जा रही है जो पोलिंग है वो बढ़ेगी और निश्चित रूप से सुबह 8 से 12 बजे तक, दोपहर तक जो परसेंटेज है वो ज्यादा रहेगा वोटिंग का। जी, अपने दर्शकों को ये 2 जानकारियां जरूर दे दें। मौजपुर वार्ड में 14 मई को वोटिंग होगी और जो सराय पीपल वार्ड है वहां पर 21 मई को होगी। और उसकी वजह यह है कि यहां पर जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी न किसी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, इस वजह से इसमें डिले किया गया है। आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, आप मौजूद हैं इस वक्त सिविल लाइंस में, वहां पर क्या हाल है, इस जगह की क्या खासियत है? और ये बताइए कि अभी हवाओं का रुख तो शाम को बताएंगे, चुनाव से पहले नहीं बताते हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत शांति दिखाई दे रही है। निशांत, इंद्रप्रस्थ की लड़ाई से ठीक पहले की खामोशी है मेरे पीछे। अगर मैं आपको बूथ दिखाने की कोशिश करूं, वो पोलिंग बूथ है। 200 मीटर की दूरी पर हमें खड़ा किया गया है और ये जगह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। और इंद्रप्रस्थ की लड़ाई, जैसा कि आपने जिक्र किया, कि इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि पहली बार किसी एक राज्य में लोकल स्थानीय निकाय चुनाव जो है वो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के बराबर की महत्व रखते हैं। जहां तक इस सीट की बात है, परिसीमन के बाद कई सारी सीटें बदली गई हैं, कई सारी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई हैं, जातीय समीकरण उसमें भी देखे गए और वो सीटें रिजर्व हुई हैं। तो उस परिसीमन के बाद एक परिस्थिति पैदा हुई थी। तीनों पार्टियां, जो कि बड़ी पार्टियां मैदान में, उनके अलावा छोटी छोटी पार्टियां भी मैदान में लड़ रही हैं। निर्दलीय जो होते हैं वो बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं, खासकर स्थानीय चुनाव में। तो कुल मिला के हर एक गणित कैसे फिट बैठेगा वो जब धीरे धीरे पोलिंग परसेंटेज सामने आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी राज्य में एक स्थानीय चुनाव विधानसभा चुनाव के बराबर के मुद्दों के साथ बड़े स्केल पर लड़ा जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया है, ये बड़ी खूबसूरत है। यहां पर अगर आप देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे यहां पर मौजूद है कपिल, जहां पर शीला दीक्षित वोट डालने आएंगी, और एक्सट्रीम राइट में मौजूद है यहां पर आशुतोष, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ वोट डालने आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बो है यहां पर। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। अब आपने जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल का, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा
पहले ईवीएम पर सवाल, और चुनाव होने से करीब 16 घंटा पहले उन्होंने कल एक और बम मार दिया ट्वीट पर, और वो था एलजी को लेकर। इस सबसे कुछ फर्क पड़ता है क्या? निशांत, यकीनन फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता के बीच अब वो सत्ता की तरफ देखती है कि आखिर जिसको उसने चुना है, चाहे वो राज्य में हो, चाहे निकायों में हो, चाहे केंद्र में हो, उसका व्यवहार किस तरह है, लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां किस तरह से हैं। पंजाब और गोवा चुनाव के बाद मिली हार पर ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन उस ईवीएम पर सवाल अब चूंकि कई और राज्यों से उठने लगे तो उनकी जो उनका सवाल था उसको कहीं ना कहीं बल मिला। लेकिन उसके बीच चुनाव के कुछ घंटे पहले जो उपराज्यपाल हैं उनके साथ लड़ाई, हालांकि ये कोई नई बात दिल्ली के लिए नहीं होगी, ना देश के लिए होगी, क्योंकि 2 सालों से हमने वो सिलसिला देखा था। लेकिन नए उपराज्यपाल की नियुक्ति के बाद एक आसार फिर सामने आने लगे थे, संकेत मिलने लगे थे कि शायद जो सिविल लाइन से खासकर जो उपराज्यपाल निवास है उनके बीच में रिश्ते मधुर होने लगेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई कि स्नूपिंग चार्जेस कहीं ना कहीं लगने लगे, फिर ये आरोप लगाना कि उपराज्यपाल निवास से फाइलें लीक की जा रही हैं, खबरें लीक की जा रही हैं, उस सब के बीच कन्फ्रंटेशन की जो एक पुरानी नई है, शुरुआत लेकिन मैं यहाँ पर एक सामने आने लगी तो जनता एक राजनीतिक गरिमा की बात कर रहा हूं, और उसमें हम बात ये कर रहे हैं कि देखिए अब ईवीएम की अगर बात की जाए, कपिल मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सीधे सीधे डायरेक्टेड सवाल ये आपकी तरफ है। ईवीएम की अगर बात की जाए तो ठीक है, मॉक पोल होता ही है, और अब 2 साल पहले ईवीएम पर सवाल नहीं उठे, अब सवाल उठ रहे हैं, ये सब बहुत सारे सवाल यहां पर हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आचार संहिता लग गई, हालांकि उसका उल्लंघन नहीं किया, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ठीक वोटिंग से पहले, ये इसको कैसे एनालाइज करते हैं? अब वोटिंग पे फर्क पड़े या ना फर्क पड़े, लेकिन पॉलिटिकली इसको कैसे आकलन किया जाए? निशांत, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पंजाब और गोवा के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे और अरविंद केजरीवाल की जबरदस्त उसमें हार हुई थी, उसके बाद यूपी में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई और मायावती ने सवाल उठाए, तो एक राजनीतिक मुद्दा ईवीएम को इसमें बनाया गया और अरविंद केजरीवाल उस मुहिम के एक अगुवा बनकर के उभरने की उन्होंने कोशिश की, और मुद्दा उन्होंने ये बनाया कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं जो ईवीएम पर हो रहे हैं वो बैलेट पेपर से हों। हालांकि वक्त कम था, इसलिए चुनाव आयोग ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन एक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने की, और लगातार चुनाव के 3 दिन पहले तक ये कोशिश चलती रही, जब तक कि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज नहीं कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम बैलेट पेपर से ना हो तो कम से कम जो वीवीपैट है उस तरह की मशीनों का इस्तेमाल जरूर किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के पास वक्त नहीं था और हाईकोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि अब वक्त नहीं है कि वीवीपैट मशीनों से सारी जो मशीनें हैं वो रिप्लेस की जाए। तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो चुनाव हैं वो अपनी गति से हो रहे हैं, अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जो पूर्व निर्धारित प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसी से हो रहे हैं। तो चुनाव के पहले इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की गई और उस पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी चले और देश भर में ये मुद्दा बना था। लेकिन नगर निगम के चुनाव अब चूंकि जो ईवीएम है उसके जरिए ही हो रहे हैं और जो अरविंद केजरीवाल या फिर बीजेपी की हम बात करें जो अरविंद केजरीवाल पर इस बात को लेकर के निशाना साध रही थी, उसने कहा कि जब 2 साल पहले चुनाव हुए थे वो भी ईवीएम से कपिल, हुए थे, मैं यहाँ पर देखिए कपिल, तब अरविंद केजरीवाल को 70 में से दिल्ली में 67 सीटें मिली थी। तो अब क्यों जो है दिल्ली में वो जो मैं आपकी यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा कि आचार संहिता का ख्याल आप बड़ा खूबी से रख रहे हैं और बड़ा बैलेंस तरीके से चीजों को रख रहे हैं। हमारे सामने हमारे सारे रिपोर्टर्स आपके सामने मौजूद है, कपिल मौजूद हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चिराग गोटी लाइव खड़े हुए हैं, रवीश हमारे साथ लाइव खड़े हुए हैं और आशुतोष भी हमारे साथ लाइव यहां पर जुड़ने वाले हैं। रवीश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को बता दें, क्योंकि ईवीएम का सवाल है तो बार बार ये सवाल मैंने कपिल से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी पांडव नगर में मौजूद है, मनीष सिसोदिया वहां पर आएंगे। मुझे इतना बताएं, मॉक पोल वोटिंग से पहले यहां पर भी होगा, हर जगह होगा और क्या होगा, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल निशांत, क्योंकि कल मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में था। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है, कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि जो ईवीएम 1 मशीनें ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली निर्वाचन आयोग को मिली है वो पूरी तरीके से टेम्पर प्रूफ है। इसके लिए बाकायदा इसकी जो जांच है
वो जो तमाम उम्मीदवार हैं दिल्ली में हर पार्टी के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने उसकी जांच करवा दी गई है। एक बार मॉक पोल जो है आज फिर से होगा, उन सब के सामने होगा और उसके बाद उन सभी मशीनों को चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वोटिंग जब 8 बजे शुरू होगी तो उन्हीं मशीनों को मॉक पोल के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। कई बार ये सवाल पूछा गया था, कल एसके श्रीवास्तव जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनसे खुद ये सवाल पूछा था मैंने कि आखिरकार जो लगातार बयान आ रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है और साफ कर दिया है कि जो वोटर है वो निर्भीक होकर, बिना डरे, बिना किसी कंफ्यूजन के वो यहां पहुंचे, वो वोट डाले, क्योंकि इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। उसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मशीनें जो है उसे बेहद अच्छी तरीके से जांचा परखा गया है और केवल चुनाव आयोग ने नहीं जांचा परखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रवीश, मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे जितने भी संवाददाता हैं इनके पास हम आएंगे और मैं ये जानने की भी कोशिश करूंगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि समाजवादी पार्टी, स्वराज इंडिया, बीएसपी, जेडीयू, निर्दलीय, ये सब यहां पर मौजूद हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा इन परिणामों पर? लेकिन आपको बता दें, मॉक पोल ऐसा नहीं है कि इन चुनावों में हो रहा है, हर चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले जो उनके एजेंट्स होते हैं उनके सामने मॉक पोल कराया जाता है, यह दिखाने के लिए कि मशीन दुरुस्त है। आज रविवार है और हमारे दिल्ली के जितने भी दर्शक हैं उनको खासकर हम बताना चाहेंगे कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज सबसे मेहनत से काम करने का दिन है। क्योंकि अगर आज काम नहीं किया और यह काम है वोट डालने का, तो यह मान के चलिए कि अगले 5 साल तक आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर आपने आज काम नहीं किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि पिछली बार 58% वोटिंग हुई थी, इस बार जम के वोट पड़ने चाहिए। 60 के ऊपर तो मिनिमम बनता ही बनता है, फर्स्ट डिवीजन तो मिलनी चाहिए दिल्ली को, क्योंकि आज के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। गलियों में घूमते लोगों को समझाते ये हैं वजीरपुर के मतदाता मित्र। एमसीडी चुनाव में लोग ज्यादा से ज्यादा अपने हक का इस्तेमाल करें, इसके लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाता मित्रों की टोली ने भी खूब पसीना बहाया है। आपको पूरे गांव को शाम तक अवेयर कर देना है कि आपने वोट डालने जरूर जाना है। ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे जो मतदान करने नहीं जाए। सबको घर से निकलना है, खाना बाद में खाना है, पहले वोट डालना है। और जो कहे कि हमें किसी पार्टी पे, प्रत्याशी पे विश्वास नहीं, हम नहीं डाल रहे, तो नोटा पे डालो, बट वोट डालने जरूर। कंझावला जैसे ग्रामीण इलाकों में मतदाता मित्रों ने धार्मिक स्थानों, स्कूलों और बाजारों में घूम-घूमकर वोटरों को बताया कि मतदान करना क्यों जरूरी है। हम मतदाता मित्र मंडल की तरफ से हर गांव में जो कंझावला कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, हर बाजार में, मंदिर में, मस्जिद में, चौपाल में, हर जगह गए, लोगों को प्रेरित किया मतदाता मित्र की तरफ से कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। प्रजातंत्र को जिंदा रखना है तो उसके लिए आप वोट कीजिए, 100% वोट कीजिए, आप 100% वोट कीजिए, ताकि आपकी चुनी हुई सरकार बने, आपके चुने हुए प्रतिनिधि आए, ऐसे अच्छे प्रतिनिधि आए कि 5 साल तक हमें पछतावा ना करना पड़े। एमसीडी का चुनाव बेशक विधानसभा और लोकसभा जैसा नहीं होता, लेकिन आम इंसान की रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़ा होने की वजह से ये चुनाव सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जरूरत पर सबसे पहले विधायक या सांसद नहीं, पार्षद के पास ही जाते हैं मतदाता। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एमसीडी के जरिए ही जारी किए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्लों की सड़कों का निर्माण और बुजुर्गों के लिए पेंशन आदि कई सेवाएं जो एमसीडी के जरिए ही लोगों को मिलती है। इतना ही नहीं, आपकी प्रॉपर्टी से लेकर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का मामला भी एमसीडी के अधीन आता है। आंकड़ों की माने तो पूरी दिल्ली में नगर निगम के अधीन 1509 स्कूल आते हैं और इन स्कूलों में लाखों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं। इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए एमसीडी 66 रिक्रिएशन सेंटर चलाती है। यहाँ सीनियर सिटीजन को अखबार पढ़ने और टीवी देखने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही एमसीडी के जरिए ही मकानों का नक्शा पास होता है। नक्शा पास होने के बाद ही आप मकान बना सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन भी एमसीडी के जरिए ही किया जाता है। इसके अलावा एमसीडी के अधीन 6 बड़े अस्पताल भी हैं, जहां हर रोज हजारों की तादाद में लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। यानी एमसीडी की अहमियत क्या है, इसे बखूबी समझा जा सकता है। इसलिए आज तक दिल्ली वासियों से बढ़ चढ़ कर वोट की अपील करता है, ताकि आप अपने मुताबिक अपने इलाके की सरकार को चुन सकें। आज तक ब्यूरो। अलग अलग पार्टियां अलग अलग दम भर रही हैं। हर पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, दिल्ली को लेकर कई सारे वायदे किए हैं।
फैसला जनता को करना है और जरूर करना है।